तो मैं अपने बोर्ड पे स्टडी टेबल पे जो है मैंने पहले लगाया था अपना टाइम आएगा। इस एग्ज़ाम की तैयारी मेरे लिए एक पहला वो था कि इसमें जो है फेलियर्स मिले मुझे। फेलियर्स इस तरह से मिले कि यूपीएससी में जो है 2-2 बार इंटरव्यू तक जाने के बाद जो है चयन नहीं हो पाना। 19-20 में जो है मैंने यूपीएससी का भी मेंस क्लियर किया था और मैंने इंटरव्यू भी दिया था। कुछ मार्जिन से मैं मिस कर गया था, तो वो बेस मेरा अच्छा तैयार था। और 20 में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी पीसीएस में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पे। तो उस समय मेरे नोट्स और जो सारी स्ट्रैटेजी है ये सारी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी। तो मेरी वाइफ जो है वो मेडिकल फील्ड से, वो भी डॉक्टर हैं। तो तैयारी के फेज़ में ऐसा बहुत बार होता था कि जो है मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, और वो जो है अपना हॉस्पिटल से आके बाकी रूम में बैठ के जो है अपना चुपचाप मोबाइल पे कुछ काम करी, बट वो डिस्टर्ब नहीं करती थी मुझे। तो ये सैक्रिफाइस है, डेफिनेटली एक सैक्रिफाइस है। देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इस एग्ज़ाम में, वो किसी भी तरीके से इन्फीरियर नहीं उन लोगों से जिनका चयन हुआ है। यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त करने वाले डॉक्टर शशि शेखर, हम उनसे बात करते हैं। वर्तमान समय में डॉक्टर शशि शेखर जौनपुर में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के पद पर कार्यरत हैं। हम उनसे बात करते हैं डॉक्टर शशि शेखर से कि किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के लिए क्वालिफाई किए हैं पीसीएस में। तो इसके लिए सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार आपको। आप बताएं कि आप सर्विस में रहते हुए किस तरह से आपने फिर से आपने एग्ज़ाम दिया और यूपी पीसीएस में 7वीं रैंक आपने लाई। देखिए, इसमें एक ये है कि जो बेस था, जो तैयारी का जो फाउंडेशन था, जो नींव थी, ये जो है इसको हमने पहले रख दी थी। और एक बेस आपका बन जाता है तैयारी करते करते, तो उस बेस का बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप सर्विस में हैं भी तो भी आप जो लिमिटेड समय आपको मिलता है उसमें आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने पहले समय दिया है। तो आपको समय तो इसमें देना पड़ता है। तो एक मेरा बेस अच्छा बन गया था। 19-20 में जो है मैंने यूपीएससी का भी मेंस क्लियर किया था और मैंने इंटरव्यू भी दिया था। कुछ मार्जिन से मैं मिस कर गया था, तो वो बेस मेरा अच्छा तैयार था। और 20 में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी पीसीएस में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पे। तो उस समय मेरे नोट्स और जो सारी स्ट्रैटेजी है ये सारी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी। तो उस पर बस मुझे पॉलिश करना था, कुछ नया नहीं पढ़ना था। तो एक बिगनर को जो समस्याएं आती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, वो दिक्कत मुझे इसमें नहीं आई थी। आप बताएं कि आप बिहार के रहने वाले हैं और 2012 में आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद पीजी की और उसके बाद कंटिन्यू आप संघर्ष करते हुए, आपके संघर्ष का क्या रहा? कब से आपने ये संघर्ष किया? देखिए, संघर्ष तो हर इंसान करता है, डेली बेसिस पे सब संघर्ष करता है। आप भी, हम भी, हम सब लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। रही बात पढ़ाई की, तो कोटा गया मैं, वहाँ से तैयारी किया मैंने मेडिकल का, फिर 5 साल एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी की। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी मेरे लिए एक पहला वो था कि इसमें जो है फेलियर्स मिले मुझे। फेलियर्स इस तरह से मिले कि यूपीएससी में जो है 2-2 बार इंटरव्यू तक जाने के बाद जो है चयन नहीं हो पाना। उसके तुरंत बाद फिर पीसीएस एग्ज़ाम देना, फिर उसमें जो है जो एक डिज़ायर्ड रैंक थी कि 10 के अंदर रैंक आ जाए, वो नहीं मिल पाना, 30 के आसपास रैंक थी, फिर से एग्ज़ाम को देना। तो जो सेटबैक्स मिले, फेलियर्स मिले, उन्होंने लाइफ में एक पहला ऐसा हुआ कि जो है आप जैसा चाह रहे हो आपके अनुसार नहीं आ पा रहा है रैंक। तो वो बहुत टफ फेज़ था लाइफ का। फिर उसमें जो है वाइफ का बड़ा सपोर्ट रहा, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, रिलेटिव्स का बहुत सपोर्ट रहा, दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा। वो लोग एक पिलर की तरह हमेशा खड़े रहे। तो उस सपोर्ट पे जो है उनके साथ जो है कि जर्नी हमने साथ ही ट्रैवल की। तो ये इंडिविजुअल सक्सेस नहीं है मेरा, उन सब लोगों का सक्सेस है ये। और उन्हें खुश देख के मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। रैंक जो है वो तो अपनी अपनी जगह है ही, बट बाई सीइंग देम हैप्पी आई फील मोर कंटेंट कि चलिए कम से कम मेरी वजह से वो लोग खुश हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो एक पॉजिटिविटी और एक ऑप्टिमिज्म के साथ हमें सबको लगे रहना चाहिए। जो एस्पिरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं बड़े अच्छे से रिलेट कर पाते होंगे कि देखिए, आप अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद आपका रैंक आना या टॉप कर जाना, इसमें आप श्योरिटी से कोई नहीं इसमें कुछ कह सकता। आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आप पेपर अच्छा दे सकते हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं चीज़ें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। अब सब्जेक्टिव नेचर होता पेपर का। आप जो है 50-55 पन्ने सुबह लिख रहे हो, फिर शाम में लिख रहे हो, ये काम आप लगातार कर रहे हो। इतने सारे पेपर्स हैं आपके, जीएस के, ऑप्शनल के, एसए के, हिंदी के, दोनों एग्जाम्स में, फिर इंटरव्यू है। तो अनसर्टिनिटी का एलिमेंट तो रहता ही इस एग्ज़ाम में। तो आप एस्पिरेंट्स को यही है कि आप पॉजिटिविटी के साथ अपने से कंप्लेंट ना रखिए। ये ना हो आपको सोते वक्त फील हो कि यार यही चीज़ मैं अच्छा कर सकता था, इस वजह से जो है मैं रुक गया। नहीं, आप अपना काम करिए और फिर सही समय आने का आप इंतज़ार करिए। समय सबका आता है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। बट अगर आपकी इंटेंशंस आपके जेन्युइन हैं और आपके साथ जो है बड़ों का आशीर्वाद और आपके साथ वालों की बेस्ट विशेज़ हैं,
तो आपका अच्छा समय आता है। तो मैं अपने बोर्ड पे स्टडी टेबल पे जो है मैंने पहले लगाया था अपना टाइम आएगा, और फिर मेरा सिलेक्शन जो है फाइनल स्टेज पे आके रुक गया 1-2 बार, तो फिर उसको मैंने हटा दिया। इस बार जो था मैंने पता नहीं कहाँ से मेरे मन में आया, मैंने लगा दिया अपना टाइम आ गया। तो वो फ़ोटोज़ नहीं मेरे पास, वरना मैं शेयर करता आपसे। और कुछ ऐसे होने लगी चीज़ें कि सब कुछ पॉजिटिव होते होते चला गया। प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, जबकि तैयारी मेरी अच्छी नहीं थी प्रीलिम्स में। उस वक्त तुरंत यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, तो प्रीलिम्स निकल गया, फिर मेंस की पढ़ाई होने लग गई। तो समय आता है सबका, किसी का आगे पीछे आता है। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा मंच है, एक रिक्वेस्ट और एक अपील मैं सब लोगों से करना चाहूँगा। देखिए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इस एग्ज़ाम में, वो किसी भी तरीके से इन्फीरियर नहीं उन लोगों से जिनका चयन हुआ है। तो ऐसी समस्याएं मैं भी देखता हूं कि मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं, कुछ कारणों से उनका चयन नहीं हो पाया कॉरपोरेट फील्ड के। जब वो फील्ड पे गया वापस जॉब पे, तो उनकी कंपनी पूछी तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा भाई हम 3 बार इंटरव्यू दिया आईएएस का, हमने ये किया, हमने वो किया, बट वो एक्नॉलेज नहीं करते इस चीज़ को। तो एक ऐसा पढ़ाई है ये कि आप सुबह में सोचिए इसमें फिलॉसफी पढ़ते हैं, और रात में आप रोबोटिक्स पढ़ते हैं, दोपहर में आप गवर्नेंस पढ़ते हैं, शाम में आप एथिक्स पढ़ते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये परीक्षा जो है, या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आपको इवॉल्व कर देती है। मैनेजमेंट सीख जाते हैं आप सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं, आप फेलियर से डील करना सीख जाते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। तो अगर किसी कारण से किसी का नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो रिसोर्स नहीं है, वो आपके देश के उतने ही अच्छे एसेट्स हैं, उतने ही बड़े आपको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं। तो उसको जो है समाज को जो है और सकारात्मक तरीके से उन्हें देखना चाहिए। एक अपील एक मेरी है जो मैं चाहता था बोलना, आज मुझे मंच मिला है, तो ये मैं उन सब लोगों के बिहाफ पे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज सिलेक्शन हो गया, अधिकारी बन गया मैं, कल तक एक एस्पिरेंट ही तो था। तो वो अनसर्टिनिटी जो होती है सबकी मोटा मोटी सेम ही होती है। कल पेपर अच्छा हुआ था, मेरा पेपर ठीक हुआ था, बट कल जब मैं पीडीएफ खोल रहा था, तो आई वॉजंट श्योर दैट आई विल बी ऑन द फर्स्ट पेज, दैट टू ऑन रैंक 7 इन सच ए कंपटीशन, जहाँ पे इतने सारे बच्चे, आपको 5 लाख 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इतनी सब्जेक्टिविटी है, इतने सारे पेपर्स हैं, इंटरव्यू है। तो यही एक अपील थी आपके उसके माध्यम से। तो एग्ज़ाम है, डेफिनेटली एक एग्ज़ाम है, इसका प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, तैयारी का फेज़ मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको डेली बेसिस पे खुद पे डाउट्स होते हैं, आप डेली इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आपको लगता है अब नहीं हो पाएगा, अब तो छोड़ना पड़ेगा, अब तो नहीं हो पा रहा, कभी आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने 50-55 नंबर जो है वो टेस्ट में आता था उनका, जीएस में, प्रीलिम्स में, और फाइनली जो है बहुत अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो गए। बहुत ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई की, जिनके बहुत अच्छे कंसेप्ट थे, नॉलेज बहुत अच्छा था, बहुत डेप्थ, अच्छी तैयारी थी, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको पेपर कैसे लिखना है, आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, आपको प्रीलिम्स में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको इंटरव्यू में कैसे अपना काम टेम्पर कंपोज रहना है। तो इन सारे फैक्टर्स के बाद जो है आपका चयन होता है। तो इसमें सबका है जो आपको सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी वाइफ जो है वो मेडिकल फील्ड से, वो भी डॉक्टर हैं। तो तैयारी के फेज़ में ऐसा बहुत बार होता था कि जो है मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, और वो जो है अपना हॉस्पिटल से आके बाकी रूम में बैठ के जो अपना चुपचाप मोबाइल पे कुछ काम करी, बट वो डिस्टर्ब नहीं करती थी मुझे। तो ये सेक्रीफाइस है, डेफिनेटली एक सेक्रीफाइस है, ईजी नहीं है ये करना। माता पिता का, मौसी का, मामा का, दादी का, बहुत सारे लोगों का, भाई बहन का, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मौसी मामा के बच्चे, मेरा भाई शशांक, बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, दीपक, आशीष, कौशल, बहुत सारे एंडलेस लोग हैं। मतलब ये नाम मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, किसी का नाम छूट गया तो इनजस्टिस होगी उनके साथ। ये तो इन सबका एक सामूहिक कंट्रीब्यूशन रहा है, तब आप आज वहाँ पे सेलेक्ट होकर आप आए हैं, और ये मौका है कि आप जो है इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये उन सबका सक्सेस है, उन सबको ही डेडिकेटेड है, और डेफिनेटली जो है ये लोगों को भी डेडिकेटेड है जिनके लिए मैं काम करूँगा आगे सर्विस में। प्राथमिकताओं में मेरा फोकस जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे रहेगा। अच्छी बात है कि हेल्थ और एजुकेशन को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, तो उसमें अच्छा काम मैं कर सकता हूँ। बाकी एजुकेशन मेरा जो मेन फोकस रहेगा, बिकॉज एजुकेशन ही है जो की है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो आपके पूरे जनरेशन्स को चेंज कर सकता है। एजुकेशन पे फोकस करेंगे, ग्रास रूट को मजबूत करेंगे, लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, और कभी एक गैप नहीं होने देना चाहिए अधिकारी और आम इंसान के बीच में। वो गैप जब बन जाता है, एक आर्टिफिशियल ग्लास सीलिंग बन जाती है कि भाई साहब तो मिलेंगे नहीं, बहुत बड़े हैं, ये हैं छोटे, उससे फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, और जहाँ भी जिस जनपद में जाएंगे, जहाँ पे पोस्टिंग होगी, वहाँ की समस्याओं को समझ के एक अच्छे टीम वर्क से, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से उनका समाधान कैसे करना है, यही जो मेरा फोकस रहेगा। आप MBBS आपने किया, उसके बाद PG किया, उसके बाद सिविल सर्विसेज में आने का इरादा? देखिए, इसमें यह है कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बड़ा एक टिपिकल नोशन है कि भाई पढ़ने में अच्छे हो तो IAS बनोगे, PCS बनोगे। अब फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल का था, तो एक इंटरेस्ट था बायोलॉजी में शुरू से, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चाहिए होता है एग्ज़ाम को देने के लिए, इस वजह से MBBS में सिलेक्शन मेरा हो गया।
एमबीबीएस के बाद जो था एक एनालिसिस किया, बहुत लोगों से बात किया, तो देखिए इन एग्ज़ाम्स में जो कंपोनेंट होता है अनसर्टेनिटी का ना, कि हो ही जाएगा, ये कोई डंकी की चोट पे नहीं बोल सकता या स्टैंप पे लिख के नहीं दे सकता कि मैं निकल ही जाऊँगा। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र भी हैं जिन्होंने आपको एग्ज़ाम दिया, कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाए। तो एक समय के बाद जो होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एक मानसिक एक जो आपका स्ट्रेंथ जो होता है वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर से मेरा मतलब है उसमें कोई ऑर्गेनिक चेंज नहीं होता है, एक सेल्फ थॉट आपको आने लग जाता है कि अब क्या करें यार, ये तो नहीं हो पाया। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एस्पिरेंट्स को भी ये समझाता हूँ कि देखिए भाई, आप इस फील्ड में आइए, बेशक आइए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में प्लान भी आप बना के रखिए अपना, बहुत ज़रूरी है प्लान भी बना के रखना, क्योंकि आप प्लान भी नहीं बनाएंगे, अगर आपका प्लान ये फेल कर गया तो फिर आपको दिक्कत होगी उस समय। तो इस वजह से पीजी किया, और पीजी फ्रेश में मेरा हो भी गया, तैयारी अच्छी थी, पढ़ाई एमबीबीएस में अच्छी की थी, और उसके बाद जो है फिर मैं फुल फ्लेज जो है इसकी तैयारी करने लगा। तो तैयारी के फेज़ में एडवांटेज यही था कि मेरे पास एक सिक्योरिटी था कि ठीक है भाई, आप डॉक्टर हैं, अगर सब चीज़ें नहीं होती आपके अनुसार तो आप उस फील्ड में वापस जा सकते हैं। तो इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत बच्चे जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले अटेन कर लेते हैं कि साल 2 साल 3 साल काम कर लिया, कुछ पैसे जमा कर लिए, कुछ को घर बनवाना है गाँव में, कुछ को माता पिता का ध्यान रखना उन्हीं पैसों से, तो उन सबको मैनेज करते हुए वो अपना कुछ धनराशि उन्होंने जमा कर ली कि चलिए भाई 2 साल जो है मैं अपनी इस पढ़ाई इसमें कर लूँगा। तो इस तरह से जो है आप एक सिक्योरिटी को देखते हुए इसमें कूदना चाहिए मेरे समझ में, तो क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी, सर्टेनिटी, श्योरिटी डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं कॉन्कर किया जा सकता है या अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सर्टेन अनसर्टेनिटी का एलिमेंट रहता ही है इसमें, कोई कितना भी बोले लेकिन एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट रहता ही है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एक साल सेलेक्ट हो गए, अगले साल प्री नहीं क्लियर हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस में रैंक ले आए और यूपी का जो है प्री में फेल कर गए। एक कोई ऐसे भी लोग हैं कि भाई एक बार आईपीएस बन गए, 2 बार उनका प्री ही नहीं निकला आईएएस बनने के लिए। तो उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो था वो मैंने लिया, इस वजह से जो है। और दूसरा कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत स्पेशलाइज होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कोविड क्राइसिस में हमने देखा कि कोविड सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इकोनॉमी उससे शैटर हो गई, पूरा आपका सिस्टम, गवर्नेंस, हर चीज़ इम्पैक्ट हुआ। तो अगर आपको मेडिकल साइंस की नॉलेज है, आप उसके डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स को, डायमेंशंस को आपस में लिंक कर सकते हो, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करा सकते हो डॉक्टर की हैसियत में, तो आप अपने नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं प्रशासन में, चाहे कोई भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड का कोई कैंडिडेट हो, मेडिकल फील्ड का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड का हो। तो इतना वास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कि वो आप कहीं ना कहीं आपको अब्जॉर्व कर लेगा आपके नॉलेज को, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। इस वजह से जो है मैंने एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया पीजी करने के बाद जो है मैं उसको, और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया एज ए डॉक्टर उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने बिहार में प्राइमरी एजुकेशन आपकी बिहार की रही, कहाँ से? आई वॉज जस्ट बॉर्न इन बिहार। मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई की दरभंगा मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज से। तो मेरी पढ़ाई जो है बनारस में स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ से मेरी पढ़ाई जो है 12वीं क्लास तक हुई। उसके बाद फिर मैं महाराष्ट्र चला गया ऑल इंडिया कोटे से, सीबीएसई पीएमटी के माध्यम से, फिर नीट पीजी के माध्यम से मैंने दिल्ली में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में। तो पेरेंट्स जो उनकी पढ़ाई बिहार से हुई और वी वर बॉर्न देयर, हम लोग प्रिंस है, मैं मेरा भाई, तो वी वर बॉर्न इन बिहार। उसके बाद वहाँ रिलेटिव्स अभी बहुत सारे लोग हैं बिहार में, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनसे भी मुलाकात होती है, जाते हैं उनसे भी, सब लोगों से बीच बीच मुलाकात होती रहती है। बट हम लोग जो है पेरेंट्स बनारस में रहते हैं, मैं जो है दिल्ली में पिछले 10-11 साल से हूँ, और पीजी के बाद का फेज़, और वाइफ मेरी है वहाँ पे, शी इज़ एनेस्थेटिस्ट, तो वहीं से उन्होंने अपनी पीजी की, एसआरशिप की, कंसल्टेंट भी रही हॉस्पिटल में, तो वहीं पे हम लोग सेटल्ड थे दिल्ली में ही। जहाँ पोस्टिंग जब जौनपुर आई तो फिर वहाँ से मैं दिल्ली से शिफ्ट करके जो है यहाँ जौनपुर शिफ्ट हो गया। ये समाज कल्याण विभाग में पोस्टिंग के बाद जितने झंझावात हैं, जितनी समस्याएं भी होती हैं विभाग में, सरकारी विभागों में, ऐसे में आपने कैसे तैयारी किया? देखिए एक चैप्टर होता है एथिक्स में, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सिलेबस में मेंशन है चैप्टर, तो ये ऐसे रैंडमली नहीं मेंशन है, इसके पीछे कुछ वजह है, उन्होंने ये चैप्टर क्यों डाला है। देखिए इसमें ये है कि अब देख सकते हैं आप, मेरे साथ के लोग हैं यहाँ बैठे भी हुए हैं, आप दिखा भी सकते हैं इन लोगों को। तो सिंपल सा इसमें एक मेरा फिलॉसफी था कि रूट कॉज पे जाओ, अगर प्रॉब्लम है, डिले है तो क्यों है। अब जैसे कुछ हमारे एप्लीकेशंस हम लोग लगवाते हैं बैंक पे स्वरोजगार योजना के, तो वो जो जब हम आए थे यहाँ पे 2.5 महीने पहले, लगभग 200-250 के आसपास वो टोटल लगे थे पत्र। तो सिर्फ मॉनिटरिंग करके वीसीज के माध्यम से, इन लोगों को बुला के माध्यम से, इन लोगों को अप्रिशिएशन दे के, जो अच्छा काम करा उसको अप्रिशिएट करके, जो गलत काम करा उसको, उसकी प्रॉब्लम को समझ के, हम लोग जो है इसको हम लोग 878 के आसपास हम लोग 2.5 महीने में ले गए।
और आदर्श ग्राम भी हम लोगों ने इसको, बहुत सारा काम हुआ, अच्छा काम हो रहा है, अभी भी काम अच्छा हो रहा है। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है कि आप सामने वाले की इमोशंस को समझिए, खुद की इमोशंस को समझिए, और थोड़ा सा जो इनोवेटिव अप्रोच आप लाइए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। यंग है हम लोग, इतनी सारी चीज़ें हमारे डिस्पेंस पे। अब पहले पत्र भेजते थे, एक ज़माने में कबूतर से भेजते थे, फिर टेलीग्राम से भेजते थे, अभी व्हाट्सअप से चला जाता है। अब इनको मैं पहले पत्र भेजता, पूरा अर्ध सरकारी सरकारी पत्र, अब मैं इनको व्हाट्सअप से वो नोटिस भेज देता हूँ, काम जल्दी हो जाता है। फीडबैक हम लोग रात के 10 बजे भी वीसी ले लेते हैं बहुत बार, जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं या जो हमारे ऑफिस के लोग हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके व्हाट्सअप जैसे प्लेटफॉर्म्स का थोड़ा सा इनोवेशन अगर हम उसमें करें, जैसे मॉनिटरिंग डाल दें, अकाउंटेबिलिटी डाल दें, तो उससे काम बहुत फास्ट होता है। तो एक जो है हम लोग का ये जनरेशन है कि थोड़ा सा हम लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो उसको हम अच्छे से यूज़ करके प्रशासन में जो है वी ट्राई टू गेट द थिंग्स डन एट अ फास्टर पेस। और जो पुराना जो नोशन है सरकार का कि बहुत धीरे काम होता है, ऐसा नहीं है, सरकार बहुत काम करती है लोगों के लिए। हाँ, एक परसेप्शनल डिफरेंस है जिसका रीज़न है कि हम लोग जो पूरा मॉडल हमने लिया है, अपना ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो लिया है, अंग्रेज़ों से लिया है, तो उसमें ये था कि भाई एक इमेज बन गई हर सरकार के विभाग की, पर काम होता है। आप देखिए यहाँ कितनी सारी फाइल्स यहाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हम सब लोग इसी प्रयास में है कि एक जो परसेप्शन है गवर्नमेंट का कि एक ग्लास सीलिंग बनी हुई है, कि एक बहुत बड़ा गैप है गवर्नेंस जो बिटवीन द पीपल हु आर गवर्निंग एंड द पीपल हु आर बीइंग गवर्न। तो उस गैप को हम लोग डाइल्यूट करने का काम कर रहे हैं। और मेरे साथ जितने लोग अधिकारी इस बैच में सेलेक्ट हुए हैं, हम सबकी यही मंशा है कि हम एक नए प्रदेश का निर्माण करें, जो कि सरकार की जो मंशा है। सरकार भी काफ़ी हम लोगों को इसमें एम्पावर कर रही है, डिजिटली भी एम्पावर कर रही है। तो इसी प्रयास से जो है एक हम लोग एक विज़न बनाए कि हम अपने प्रदेश का और अपने देश का जो है एक अच्छा विकास करें, राइट डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ये हमारा प्रयास है। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से सक्सेस मंत्रा क्या बताएंगे? देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये है कि थोड़ा फ्रजाइल है अगला जनरेशन हमारा, क्योंकि अभी आप अगर एज अ होल बात करें आपने, तो यूथ को थोड़ा सा और फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस इसलिए होना पड़ेगा, देखिए आप किसको अपना आइडल चुनते हैं, ये भी चीज़ ज़रूरी है। अब मेरे से कुछ लोगों की बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ बेसिक क्वेश्चन कि भाई थोड़ा गांधी के बारे में बताइए, थोड़ा अम्बेडकर के बारे में बताइए, तो कहते हैं नहीं पता। फिर मैं कुछ उनसे टिकटॉक के स्टार्स का नाम पूछता हूँ, तो बड़े डिटेल में वो बता देते हैं कि ये भाई हैं, वो हैं, ये हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन मेरा एक ये कहना है कि जो हमारे आदर्श रहे हैं आज, जिन्होंने जो हमारे देश के जो आइडल्स रहे हैं, तो आप कलाम को थोड़ा पढ़िए, थोड़ा गांधी को पढ़िए, उनकी फ़िलॉसफी को जानिए, समझिए। और दूसरा कि देखिए हमारा देश जो है ना, अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज़ से गुजर रहा है। इसी फेज़ में चीन था कुछ साल पहले, आज चीन कैसे इतना बड़ा सुपर पावर बन गया, एक महाशक्ति बन गया। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट पे उन्होंने काम किया। उन्होंने पॉपुलेशन को एसेट बनाया। पॉपुलेशन एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। किसी परिवार में 10 लोग हैं, कोई काम नहीं करता, तो भाई परिवार का मुखिया कहेगा कि 10 लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बड़ा हेडेक है इनका। उस 10 में अगर 10 लोग एक अच्छे पद पे हैं या एक अच्छा अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, तो उससे एक सबका डेवलपमेंट होता है। तो यूथ जो है हमारा, वो वही डिसाइड करेगा कि हमारा देश किस तरफ आगे जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो सरकार की नीतियाँ भी हैं और जिस तरह से मॉनिटरिंग भी हो रही है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग एम्पावर करें और सही तरीके से एम्पावर करें उन्हें, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, इनोवेशन का यूज़ करें। तो यूथ के लिए यही मंत्र है कि भाई आप इंजॉय करिए, अच्छी बात है, पढ़िए लिखिए भी, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानिए और अपने करियर को लेके थोड़ा सीरियस रहिए। सीरियस रहने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने फील्ड को देखिए, आपको किस में इंटरेस्ट है। आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जर्नलिज्म करिए, मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाइए, प्रशासन में आना चाहते हैं तो एक रणनीति बनाइए, बचपन से ही रणनीति बनाइए। ऐसा नहीं होगा अचानक से कि आप कभी पढ़ाई नहीं की और अचानक से आप जो है सब कुछ कर ले जाएंगे। तो एक रणनीति बनाइए, बैलेंस करिए, पढ़ाई को भी बैलेंस करिए, स्पोर्ट्स के साथ बैलेंस करिए, स्टडीज़ को बैलेंस करिए, सामाजिक भी रहिए। ऐसा भी नहीं कि बुक वॉम बन के पता चला कि भाई शादी हो रही है घर में और शादी में आप नहीं जा पा रहे क्यों, भाई तो हमको पढ़ना है। कितने देर पढ़ रहे हो, भाई तो मैं डेली 23 घंटे पढ़ता हूँ। नहीं, कौन पढ़ता 23 घंटे, कोई नहीं पढ़ता 23 घंटे। ऐसा नहीं, एक बैलेंस बना के चलिए। सोशल लाइफ, सेल्फ को भी समय दीजिए, ध्यान अध्यात्म भी करिए, क्योंकि इन सबसे बहुत ताकत मिलती है। देखिए अभी सिलेक्शन हो गया, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपका टफ टाइम होता है तो आप इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन डिराइव करते हैं, है ना। आपको विश्वास करना होता है किसी एक ऐसे एनर्जी पे, किसी ऐसे पावर पे कि हाँ भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आप ठीक से करके हमें दे देना। तो ये मेरा मानना है। थोड़ा मेरी बातें आपको लग रही होंगी कि नॉन साइंटिफिक नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना होता है। कोई ना कोई ऐसी पावर तो है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी तो है जो कि हर चीज़ को रेगुलेट कर रही है। तो आप अपना काम करिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जब आपका समय आएगा तो आपको देंगे वो छप्पड़ फाड़ के। MBBS
उसके बाद पीजी और गवर्नमेंट सर्विस में जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर शशि शेखर आने वाले दिन में डिप्टी कलेक्टर की जो पाली शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि जितने अनुभव को इन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते प्राप्त किया है, उन अनुभवों को कितना डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से समाज को साझा कर सकते हैं। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।